रीजनरेटिव मेडिसिन, जो सिर्फ रूट कॉज पे काम करता है, ना कि आपके रिएक्टिव प्रॉपर्टी पे काम करता है, जो कि हमें बुखार हुई, पैरासीटामोल ले लिया, हमें डायबिटीज़ है, हम मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रीजनरेशन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चैलेंज था जिसने आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया इसके अंदर? सबसे बड़े चैलेंज होते हैं किसी भी नई चीज़ों में गाइडलाइन। तो आज इंडिया के अंदर सर रीजनरेटिव मेडिसिन फॉर फर्टिलिटी जी। किस डायरेक्शन में जा रहा है सर ये? जो रीजनरेटिव मेडिसिन में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आई, बोन मैरो डेराइव्ड स्टेम सेल्स आया, एडिपोज आए ना, बहुत स्टडीज ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए। सर डॉक्टर सर्जन के साथ में जब आप काम करते हो तो रीजनरेटिव मेडिसिन में ट्रेन करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? Across the globe, people are coming here to learn. Even the regenerative medicine, they all are coming to learn from us. स्टेम सेल आधारित एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में आने वाले 5 साल में सबसे बड़े ब्रेक थ्रू क्या होने वाले हैं? Anti-aging real meaning is the longevity. प्रभु मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर आपने रीजनरेटिव मेडिसिन पे काम किया है। जी। सर कब से शुरुआत हुई इसकी? रीजनरेटिव मेडिसिन में कैसे आए और रीजनरेटिव मेडिसिन एक्चुअली है क्या? देखें तो 2006 से मैं स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। रीजनरेटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है। जब भी एक कॉमन आदमी के लिए बात होती है तो लोग समझते हैं रीजनरेटिव मतलब ज़रूर कुछ रीजनरेशन की ही बातें हो रही होगी। बट रीजनरेटिव मेडिसिन एक नया ब्रांच है जो अभी भी बहुत ही डिबेटेबल है। क्योंकि लोग समझते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन मतलब सिर्फ स्टेम सेल्स ही होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात एक रीजनरेटिव मेडिसिन जब टर्मिनोलॉजी दी गई, तो उससे पहले बहुत डिबेटेबल थिंग थी, क्योंकि स्टेम सेल्स पिछले 40 साल से हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़ा स्टेम सेल्स के बारे में बता देना जी। कि क्या होते हैं? या निकलेट हाँ, डेफिनेटली। सो जब रीजनरेटिव मेडिसिन एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी की तरह आया तो सबको एस्टोनिशिंग लगा व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। क्योंकि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स। ऑलरेडी वी आर डूइंग ऑल प्लेटलेट कंपोनेंट डिप्लीशन एक्सेट्रा फॉर द प्लेटलेट बायोलॉजी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर्स, हेमाटोलॉजिकल इंडिकेशंस के लिए 40-45 साल से हो रहे हैं। देन ऑर्थोपेडिक्स में ऑर्थोबायोलॉजिक्स, हाइलुरोनिक एसिड वाइडली यूज्ड हो रहा है। देन आईवीएफ, वहाँ से भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाया जा सकता है। तो ये सब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो नया ब्रांच क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं स्टेम सेल्स मतलब रीजनरेटिव मेडिसिन। स्टेम सेल्स हमारे शरीर का एक मास्टर सेल्स होता है। एक मैं लेमैन की तरह एग्जांपल दूंगा। हमारे अंदर आरबीसीज है, ब्लड है, उसके अंदर आरबीसी है, 120 दिन उसका लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद हम ब्लड बैंक तो नहीं जाते हैं दोबारा ब्लड लेने के लिए, नहीं। 120 दिन बाद। तो कुदरत सबसे बड़ा जो है ऑर्केस्ट्रा डिजाइनर वही है। तो उसने 120 दिन का लाइफ स्पैन दिया आरबीसी को। उसके बाद कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है जो सेल्फ रिन्यू होता है, सेल्फ रिप्लेनिश होता है। एंड टॉप ऑफ दैट, जो कि वो आपको एंटीजन बना के दे रहा है, एंटीबॉडी बना के दे रहा है। सो एवरीथिंग दे आर डूइंग बाय देमसेल्फ। सो दिस इज अ ऑटो प्रोसेस इनसाइड आवर बॉडीज। सो दिस इज हाउ द स्टेम सेल स्टोरी हैव स्टार्टेड। क्योंकि यदि हमारे शरीर में कुछ भी एनी सेल्स हैव बीन डैमेज्ड, दे सेल्फ रिन्यू, सेल्फ रिप्लेनिश, एंड टॉप ऑफ दैट दे डिफरेंशिएट इनटू द टारगेटेड सेल्स एंड possess the property of plasticity. तो रीजनरेटिव मेडिसिन जो है एक एरिया है जिसमें एक ये है, इफ वी आर हैविंग द गुड कार वी नीड द गुड रोड टू एंजॉय द मैक्सिमम एफिकेसी, राइट? जी सर, बिल्कुल। यदि हम बेंटले ले लें और अच्छी रोड नहीं मिले तो वी कैन नॉट एंजॉय द मैक्सिमम एफिकेसी ऑफ दैट। सो ऑन द सिमिलर एस्पेक्ट्स अनदर एरिया दे हैव इंक्लूडेड इज द टिश्यू इंजीनियरिंग। बिकॉज ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर है, डायबिटिक फूट है, तो ये साइटोकाइंस है, ये सेल्स जो है सेल टू सेल कम्युनिकेशन करके हो रहा है। सर्जरी तो कर नहीं रहे जो कि काट के जोड़ दिया, रिकंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इट्स साइटोकाइंस बेस्ड रीजनरेशन। सो नॉन हीलिंग अल्सर है, कटे हुए हैं, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स चाहिए। तो उस मैट्रिक्स तो वहाँ पे स्कैफोल्ड चाहिए, जैसे कार्डियक केसेस में मायोकार्डियल पैच लगते हैं। ऑर्थोपेडिक में ऑस्टियोकॉन्ड्रल डेसिकेंसस, स्पोर्ट्स वालों के लिए बीमारी होता है कॉन्ड्रोमलेसिया पटेली कहते हैं, रनर्स नी, या फुल थिकनेस आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज। इन सबों में हमें एक स्कैफोल्ड चाहिए जो एक टारगेटेड एरिया में उस सेल्स को रख सके। उस एरिया को कहते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग आई, फिर बहुत सारे चैलेंजेस आए ऑन द टाइम। जीन रिलेटेड डिजॉर्डर्स, जैसे बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, यहाँ पे स्टेम सेल की प्रॉपर्टी नहीं है ऐड और डिलीट करने की जीन की। तो अब इस केस में क्या होता है, जो कि जीनोम एडिटिंग टूल से एक नया ब्रांच इसमें लाया गया, जीन थेरेपी भी कहते हैं उसे, जीनोम एडिटिंग टूल्स। Passing the time, everything have the certain challenges and the concerns. Cell dose versus cell volume, ophthalmic disease है।
एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हैं। तो कहीं-कहीं पे आप जैसे कि स्पाइन में 2.5 से 3 एमएल आप प्लम्बर पंचर करके डाल सकते हैं, उसमें आपको 48-50 मिलियन सेल्स चाहिए। ऑप्थेल्मिक केसेस में 60 माइक्रोलीटर में आपको सेल्स चाहिए। तो ऐसे केसेस में नैनो पार्टिकल की ज़रूरत पड़ी, तो एक नया आइडिया आया नैनो मेडिसिन। आजकल पॉपुलरली टर्म होता है एक्सोसोम, सेक्रेटोम्स, ये सब सारी चीज़ें थेरेपी आई। इन सब और मेडिकल डिवाइसेस, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, लेजर, आरएफ, हाइफू एटसेट्रा, इन सबों को मिला के एक नया ब्रांच बनाया इन्होंने रीजनरेटिव मेडिसिन। एंड बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे ऐड हुई, मॉलिक्यूलर मेडिसिन ऐड हुआ है, सेल थेरेपी ऐड हुए हैं, दिस ऑल थिंग्स। सो ये है टोटल होलसम ऑफ द रीजनरेटिव मेडिसिन, जो सिर्फ़ जो है रूट कॉज पे काम करता है, ना कि आपके रिएक्टिव प्रॉपर्टी पे काम करता है, जो कि हमें बुखार हुई, पैरासिटामॉल ले लिया, हमें डायबिटीज़ है, हम मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रीजनरेशन। तो मतलब ये आपकी साइंटिफिक जर्नी में कौन सी 3 हैबिट ऐसी रही जिसने आपको ग्रो करने में मदद किया सर? देखिए, द हुँ, मोस्ट हुँ, इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी जर्नी इज़ द कंटीन्यूअस लर्निंग एंड cross disciplinary learning. हुँ, Being a scientist, it was a very much challengeable for me to integrate technology, biology, and the clinical experience. So I always think like cross disciplinary learning is always the first thing. Second thing is, you know, create the ecosystem. हुँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टेमजेन बनाए या फेलोशिप कोर्सेज शुरू किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, टीचिंग प्रोग्राम शुरू किए, तो इससे आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होता है। मैंने एक कंपनी नहीं बनाई, इट्स एन इंस्टीट्यूशंस वेयर इट्स लाइक अ एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज हुँ, फ्रॉम द क्लिनिशियन टू द इंडस्ट्री टू द एकेडमिया टू द स्टूडेंट्स। सो लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व and the sky is the limit and the beyond the sky, because knowledge don't have the boundary. It's like thinner than the wisdom, thinner than the water even. करेक्ट, So that's how, like, the second thing is the learning curve, and always people should have the hunger for that हुँ, learning. हुँ, And third things is the focus. Anything life if you want to succeed in your life, people should have the three bones: the wishbone, backbone, and the focus one. That if they are not having, they cannot stand. करेक्ट। We always call, like, then your knowledge is like without any spine, that's you don't have the wisdom. बहुत बढ़िया सर ये तो। अच्छा स्टेम सेल रिसर्च में मतलब अभी भी आपने जैसे बोला कि डिबेटेबल टॉपिक है ऑलरेडी, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा चैलेंज था जिसने आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म किया इसके अंदर? सर देखिए, सबसे बड़े चैलेंज होते हैं किसी भी नई चीज़ों में गाइडलाइंस, हुँ, रेगुलेटरी गाइडलाइंस। राइट। अभी भी हमारे देश में, लाइक, लॉ एज अ लॉ देखें, गाइडलाइन है, आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिया, ये दिया, बट बहुत लोग इसको ना जिस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए अभी भी, क्योंकि इट्स अ डायलेमा है जो कि किस दिशा में जा रही है। हुँ, हुँ, मतलब लैक ऑफ आरसीटीज़ हैं, बहुत बड़ा स्टडीज़ नहीं है, बहुत स्माइल। ओके, सो बहुत बड़ा स्टडीज़ पॉइंट नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोग इसको जैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग आई। कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, यदि किसी के पहले बच्चे को कोई बीमारी है, हुँ, सिबलिंग्स हैं 2, फर्स्ट बच्चे को थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, इस तरह की कोई बीमारी है, तो उस केस में लोग सेकंड बच्चे प्लान करते थे, जो कि चलो यदि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा मैच अनरिलेटेड डोनर या 50% एचएलए मैच के साथ, तो दिस विल बी गिवन। हुँ, बट दूसरे डायरेक्शन में गई, जो कि अच्छा ये 80 बीमारियों को ट्रीट करेगा, ये करेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो कि लैक ऑफ ट्रेनिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़ें आई जो कि रेगुलेटरी क्लियर गाइडलाइंस, हुँ, कंप्लायंसेस। हुँ, तो ये सब चीज़ें जो है, एक हुँ। गाइडलाइन मतलब स्टेम सेल्स में आज भी चैलेंज है, और कितना किस बीमारी में काम कर रहा है, अभी कोई नहीं कह सकता ये चीज़। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आज इंडिया के अंदर सर रीजनरेटिव मेडिसिन फॉर फर्टिलिटी जी। किस डायरेक्शन में जा रहा है सर ये? देखिए, जब स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस शुरू हुए, सबसे पहले यदि देखें हेमेटोलॉजी, कैंसर कैंसर के अलावा ऑर्थोपेडिक एंड कार्डियक ने धीरे हुँ, लिया। हुँ, कार्डियक में स्पेशली इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस आए इसमें, एम्स जैसे संस्था आई, पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग डायबिटीज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एम्स में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब हुई ना इनमें, तो बहुत सारी इंडिकेशंस ने बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई। फर्टिलिटी की बात करें, तो जब आईवीएफ भी फेल हो जाता है, यदि मल्टीपल आईवीएफ फेल हो गया, तो कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी बीमारियां जैसे थिन एंडोमेट्रियम हो गया, एस्टरमैन सिंड्रोम या प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, जो 30s में ही मेनोपॉज हो गया, 20s में मेनोपॉज हो गए, या यूटेरन जो एंडोमेट्रियम की लेयर इतनी पतली होती है जो कि वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाती और मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या प्रेगनेंसी ही नहीं हो हुँ, पाती है हुँ, फर्टिल। हुँ, हुँ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आईवीएफ भी मल्टीपल टाइम फेल हो गया, तो पीपल हैव ओनली टू थ्री ऑप्शंस। या तो आप डोनर एग ले लीजिए, या नहीं तो फिर आपको सरोगेसी के लिए जाना पड़ेगा, या नहीं तो एडॉप्शन के लिए।
बट इस साइंस ने जो रीजनरेटिव मेडिसिन में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आई, बोन मैरो डेराइव्ड स्टेम सेल्स आया, एडिपोज आए, नैनोफैट, तो ये सब चीज़ें एसबीएफ ये सब जो आई तो बहुत स्टडीज़ ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो है थिकनेस बढ़ सकती है, वैस्कुलरिटी बढ़ सकती है, तो उससे प्रेगनेंसी आउटकम बढ़ गया। प्री में ओवेरियन रिजुबिनेशंस में जब ओवरी में स्टेम सेल्स डालते हैं गायनेकोलॉजिस्ट इंट्रा डायरेक्ट विद द लैप्रोस्कोपी या ट्रांसवाजाइनल, तो उसमें क्या हुआ जो कि फॉलिकुलर जेनेसिस के हो पाए, बहुत सारे के साइकिल्स रिस्टोर होने लगे, बहुत सक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी हुई और डिलीवरीज भी हुई। तो डेफिनेटली जो कि एंड नॉट ओनली द फीमेल फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी इशूज, अब जैसे कि जिसके स्पर्म नील स्पर्म काउंट होते हैं उसको एजुएस्पर्मिया कहते हैं, या स्पर्म काउंट थोड़े से होते हैं बट पेनिट्रेटिव नहीं होते, या उसकी मोटिलिटी खराब होती है, तो उसको ओलिगोएस्पर्मिया कहते हैं। तो इसमें भी उसने होप दिखा है। हम्म। अच्छा, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जी, राइट, और थिन एंड्रोमेट्रियम थिन एंडोमेट्रियम। जी थिन एंड्रोमेट्रियम में रीजनरेटिव थेरेपी कितना गेम चेंजर साबित हो रहा सर? जी बिल्कुल। इस लास्ट 10 साल में पहला पेपर भारत में या विश्व में गए हैं। लोगों ने डॉक्टर चैंग का पेपर देखा, पीआरपी उन्होंने 10 केस का रिपोर्ट पब्लिश किया 2007 में पे आई। इट वाज अ रिवोल्यूशनरी वर्क फ्रॉम देम, जो कि थिन एंडोमेट्रियम में जो है ये एंडोमेट्रियम की परत को मोटी कर सकती है, इसकी वैस्कुलरिटी बढ़ा सकती है, प्रेगनेंसी आउटकम बढ़ रही है। उसी तरह से प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर में रोज प्रोटोकॉल से शुरू करें तो आज इस देश में बड़े-बड़े लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस डेफिनिटली। मैं हमारे भी कोलैबोरेटर्स ऑलमोस्ट मोर देन 100 गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हमने कोलैबोरेट होकर काम स्टार्ट किया इसमें। एंड ओवरी में साइकिल रीस्टोर हो रहे हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस भी हो रही है, सक्सेस प्रेगनेंसी आउटकम भी आए, चाहे वो थिन एंडोमेट्रियम हो, एसरमैन सिंड्रोम हो, या नहीं तो पीओआई कह सकते हैं, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। और इसी की मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया एंड ट्रेंड अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा सर, ये ना एंटी एजिंग और फर्टिलिटी के बीच में कोई साइंटिफिक कनेक्शन है क्या, जो आम लोग एक्चुअली नहीं समझ पा रहे? देखिए, एंटी एजिंग वर्ड जब भी आता है लोग समझते हैं जो कि हमें शक्ल से अच्छी दिखनी। हाँ, मतलब ऐसा लगा मतलब एंटी जवान हो जाएंगे। एंटी एजिंग मतलब जो कि कुछ चीज़ें जो कि हमारे चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, लाइक एंड ऑल ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एंटी एजिंग रियल मीनिंग इज द लॉन्जेविटी, आइडियल वर्ड। लाइफ में कभी किसी का एंटी वर्ड ही खुद में नेगेटिव वर्ड है, कभी किसी का एंटी हो के जीवन में कोई सक्सेड नहीं किया है। राइट। तो वही चीज़ जो ये लॉन्जेविटी वर्ड होता है, लॉन्जेविटी का मतलब होता है जो कि किसी भी चीज़ का स्पैन बढ़ा देना, बट हेल्थ स्पैन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन में। कहते हैं बाबू मोसाई उम्र लंबी नहीं चाहिए, उम्र अच्छी चाहिए, हेल्दी चाहिए एंड वेल्दी चाहिए। तो ऐसे कहने के बाद तो लॉन्जेविटी वर्ड जब हम बात करते हैं ना, तो लॉन्जेविटी हर एक चीज़ की होती है। मीन ऑज क्या है, इट्स द शॉर्टनिंग ऑफ द एज ऑफ द ओवरी। ठीक है, आपके एंडोमेट्रियम की उम्र कम हो गई तो थिन एंडोमेट्रियम हो गया। तो सेलुलर एंटी एजिंग वर्ड जो है ना, सेल की जो एंटी एजिंग हो रही है हर एक क्षण हो रही है। हमारे अंदर टेलोमेयर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं लोग ध्यान नहीं देते। 4 चीज़ तो मैं कहता हूँ सबको अपने ऊपर अपने हाथ में है आपका। स्लीप, इफ यू आर हैविंग द नाइट फायर, यू आर शॉर्टनिंग योर एज फॉर 5 टू 6 आवर। एक रात से 3 रात की आप स्लीप फायर कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे की आपकी उम्र कम हो रही है। यस, सो स्लीप इज इन योर हैंड, टेक द ऑप्टिमम स्लीप। दिस इज दूसरी चीजें, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में 2/3 वाटर है, हमारे शरीर में भी। तो hydration is the key component. Always keep hydrated. It will not radiate your skin, it will radiate all your cells, and which reflected through your skin. Third, sedentary lifestyle. अबे कम से कम सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? आप ही नहीं हो तो जहान का मतलब क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ है एक्सरसाइज। डू द एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स, 20 to 30 minutes exercise people should do always and always. And the fourth thing is what you eat you reflect in your daily lifestyle. So खाना पीना मतलब these 4 things everyone can do without going to any doctor, without going to any consultant. It's everyone had in their hand. इट्स वेरी कॉमन टू डू। सो जो एंटी एजिंग की बात जब हम करते हैं तो ये 4 चीज़ें यदि आप करते हैं तो एनी वेज, इवन हम फर्टिलिटी पीसीओएस है किसी को या एंडोमेट्रियोसिस है, पहली चीज़ कहते हैं जो कि कीप द सेल्स हाइड्रेटेड, कीप द थिंग, कीप द मूविंग, कीप द हैव द एक्सरसाइज, डू द वेट लॉस। क्योंकि पीसीओएस है, वेट लॉस प्राइमरी थिंग होएगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस होएगी। तो दीज ऑल थिंग्स आर ऑलवेज लिंक। एनीथिंग इन द मेडिसिन 50% if they are contributing, 50% contributed by your lifestyle. एब्सोल्युटली राइट सर। सो ये लॉन्गेटिविटी की बात कर रहे थे, लॉन रिवोल्यूशन, राइट?
ये मेरे कॉन्फ्रेंस का नाम है लॉन्जेविटी अच्छा, लॉन्जेविटी रेवोल्यूशन, यस ये आपकी कॉन्फ्रेंस का नाम है? कॉन्फ्रेंस का टाइटल हमने दिया वो इसलिए ये दिस ईयर 11th हाँ। कॉन्फ्रेंस है हमारा। यदि कोविड नहीं होते तो 14th होता। तो 14 साल में कहाँ स्टैंड कर रहा है ये? 14 साल से ये कॉन्फ्रेंस हम लोग करा रहे हैं दिल्ली में एंड अक्रॉस द कंट्री। 200 से 300 डॉक्टर्स साइंटिस्ट अक्रॉस द ग्लोब पार्टिसिपेट करते हैं। दे शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन द वेरियस क्लिनिकल डोमेन, नॉट ओनली इन गायनी, एवरी एरिया, ऑर्थोपेडिक, डर्मेट, प्लास्टिक, एवरी फील्ड, ईएनटी, ऑप्थेल्म। लोग हर एक चीज की एजिंग हो रही है। सी बाल से लेके आप देखिए ग्रेइंग ऑफ द हेयर, फॉलिंग ऑफ द हेयर, बालनेस, everything, cells, wrinkle, fine line, frown lines, everything, it's aging. सब काइंड So that's why so longevity revolution we have started. It's a holistic approach. We've always called it holistic, WHO, not only HOLA. So it's a holistic approach 360 we have started about the longevity revolution, from the technological aspect to the artificial intelligence to the lifestyle. So everything we call it transcend yourself. So this is the real transformation. तो सर स्टेम सेल आधारित एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में आने वाले 5 साल में सबसे बड़े ब्रेक थ्रू क्या होने वाले हैं? देखिए स्टेम सेल्स ग्लोबली अब एक्सेप्ट होने लगे हैं और स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी यही है जैसे सेल्फ रिन्यू करना, और एक ही सोर्स नहीं है। आप देखेंगे पेरिफेरल ब्लड से बने हो सकता है, बोन मैरो से हो सकता है, जो मोस्ट वर्स है बॉडी का फैट, इट्स कॉल्ड रीजनरेटिव गोल्ड दीज डेज। फैट से सबसे अच्छे स्टेम सेल्स आपको मिलते हैं और एंड फैट हैव बीन यूज्ड फॉर द वॉल्यूमाइजिंग फॉर डिकेड्स एंड डिकेड, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बटक ऑगमेंटेशन, एस्थेटिक यूसेज, कंटूरिंग से लेके आज के डेट में फैट से नैनो फैट के बाद एसबीएफ के बाद कल्चर करके मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, उसके बाद एक्सोसोम, सेक्रेटोम्स, टीडब्ल्यू, सो इतने सारे बायोलॉजिकल्स उससे आ रहे हैं जो कि एंड उसके बाद मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, आईवी थेरेपी पूरे वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द एंड इट विल बी अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द हेल्थ केयर। वाह! सो सर साइंटिफिक बैकग्राउंड से एंटरप्रेन्योरशिप तक की जर्नी, सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या रही सर आपकी? So this is a very emotional and the difficult questions because when you start and every steps is the hurdle. Like and I always see, especially when you are doing the innovative things, first things is the rejection. What you are doing, this is just a future. Okay, if future there is a future, so it can be I'm in the present. So present to future, tomorrow is the future. And tomorrow never comes. This is what we all believe. So this was my basic principle. When every challenge was coming, oh Prabhu, this stem cell science is the future. I said, yes, even tomorrow sunrise, who knows, we will be not able to see. Tomorrow is the future. So we are living in the present. Make present at least what we can do. And perseverance, that's it. The quiet discipline with the life and the focus will give you any obstacles in the life. And I always believe a straight line of the ECG comes when you are dead. So life should be always dynamic. So considering if you are a dynamic, if you are mobile, if you are having a pace and the focus, nothing is going to stop you. तो आप सर स्टेम जेन का फ्रेंचाइजी मॉडल भी दे रहे हैं। Yes, कैसे काम कर रहा है ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, कैसे काम कर रहा है? majorly we are giving to the doctors. It's the anti-aging. We called it anti-aging regenerative aesthetic wellness center. अभी हमने इसका टैगलाइन भी दिया, it's integral wellness. Integral. So it's a complete integral from the top to bottom with the all technology, artificial intelligence. अभी इसमें हमने एक बहुत अच्छी चीजें बनाई है. Like we are coming up with the like our own applications. We are integrating artificial intelligence, and then I'll talk about the franchisee model. So this is very innovative work. Like people should know their biological age, chronological age. We all know. If I'm 41, 42 years, whatsoever, we all know because from the date of birth to this journey, everyone knows. But what about the lifestyle you are living? What's the age of your lung? What's the age of your kidney? What's the age of your heart, etc.? So that is called a cellular age. There are various culprits. Eating pattern to the telomere, to the lack of exercise, to the lack of sleep. There are various culprits. These are the major markers. But what's the biological marker? We can check it. So we created a set of biomarkers. If we are doing that test, we can predict like homocysteine is the inflammatory marker. HSCRP is the inflammatory markers. Inflammation, chronic inflammation, insulin resistance, these all are like
critical factors, ApoE for the like liver or the gut health, gut microbiome. So we made ferritin, system C for the kidney. So like there are various key markers which can tells about your cellular health and how aged you are, your cells, how aged they are. So we created the app so people can go on our website or through our applications and they can just inquire our phlebotomy persons. We have the partnered phlebotomist and the diagno lab across the country. They can visit them. They can go collect the samples. They will upload the report to us, and once they upload, they will get the mail about their cellular age and their chronological age. So we can predict on the basis of that if they can have the physician consultation. Then we are giving the nutraceutical guidelines whatsoever. Then the medical part comes of that. So this is the integral wellness through this. Then a STEM and franchisee model, if we talk in the entrepreneur or the business language, FOCO, both we are happy. Franchise operated and the company operated, but I prefer majorly to give to the doctors because you are having the less headache in that case, and definitely the recruitment cost and many others you can say because they are already having the existing clinic. So, but one thing we are giving in our franchise, one part is the regenerative medicine, one part is the aesthetics, cosmetic gynecology is one. People were thinking about the cosmetic only for the face. These days, another subspecialty in gynecology because I am majorly working for the women's wellness top to bottom. Facial aesthetics, mommy makeover to intimate makeover. So these days, another area is called cosmetic gynecology. What we were doing the Botox filler for the face, people are doing these days for filler for the labia majora augmentation, filler, pad crafting, vaginal rejuvenation, labiaplasty, perineoplasty, hymenoplasty, and then if we are having the painful intercourse, dyspareunia or vaginal lack of lubrication, etc. There is a PRP is the therapy, laser, radio frequency, then Botox in the vagina, especially in case of vulvodynia or the pain syndrome or the vaginismus. So like whatever you are doing, aesthetics and regenerative for the face, you can do for the genital. That area is called aesthetic gynecology. So this center gives, one is the stem cell PRP and all tech part, another part is the aesthetics, and third part is the longevity. In longevity, we are giving from the optimization of the nutraceutical to the bioidentical hormone to the peptides, each and complete holistic umbrella we are covering into that. वाह सर, एक सांस में आपने बोल दिया पूरा. Because when you are dedicated towards your work, and I have designed every single protocols onto that. So like सर डॉक्टर सर्जन के साथ में जब आप काम करते हो तो रीजेनरेटिव मेडिसिन में ट्रेन करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? acceptance, because being a PhD scientist, it's always a challenging to the dealing with the doctors, but definitely the God grace, I was blessed with that. I was having a team of wonderful doctors and clinicians who have supported me at each and every steps. And I told you, like learning don't have any limit. So I started learning with, चलो मुझे सिखाओ यार, नहीं आती है, जो चीज़ें नहीं आती है सीखने में बुराई क्या है. करेक्ट. सो लेट मी लर्न. सो उनसे मैंने खूब एनाटॉमी सीखी और उसके बेसिस पर जब आप एनाटॉमी एनास्टोमोसिस जानते हो तो मुझे सेलुलर हेल्थ आता है. सेल बायोलॉजी आई नो वेरी वेल. सो सेल बायोलॉजी आई कैन इजीली डिवाइस द प्रोटोकॉल्स. एंड अब इस फेलोशिप के 11 साल से मैं फेलोशिप चला रहा हूँ. फेलोशिप इन स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, एंटी एजिंग, regenerative aesthetic functional medicine. So regenerative medicine, scientific part I take, and medical doctors teach the clinical part, and then we are having the industry collaborators for the technology. सो तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है रीजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर? We are leading the world. अभी लीड कर रहे हैं? Of ऑलरेडी कर रहे हैं? I'll tell you about the regenerative medicine and about this science. No doubt, people think like regenerative medicine or any innovations like US and the Europe. In medicine, Indian doctors are the best across the globe. And no doubt, one thing I'll tell you, like the indication they are reading into the book, our doctors, scientists are seeing in their clinical and the research practice. So definitely, India has a great opportunity to learning curve. See many of our top laparoscopic surgeon in our country. I should not name here because I don't have any, although not any conflict of interest. But across the globe, people are coming here to learn. Even the regenerative medicine, they all are coming to learn from us. So this is the way we are leading. Even if you'll see my research get various publications, so many international collaborators already, Prabhu, let's do some research together. So this is the way we are leading. वाह प्रभु सर,
तो आप हमेशा होलिस्टिक लिविंग पे ज़्यादा जोर देते हो। साइंस और नेचर के बीच में बैलेंस कैसे बनाए कोई? और कैसे परफेक्ट बैलेंस पॉसिबल है? That's why I'll see nature, I'll tell you, the primary thing in the life should be the gratitude. What the nature have given is, I always believe if you want to learn anything in the life, learn from the tree. If a tree is outside, they are tolerating all four weathers. If you'll see, it's having the sunny days, rainy days, hot, warm, burning days, everything. But their goal is growing tall towards the sky. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। Herb and shrubs are seasonal, which are growing downwards. So, if you'll see the nature balance and the holistic living, the primary thing, what you have, you should appreciate. And that's the only thing we can give on this planet is the gratitude. If we are celebrating gratitude of each and every moment, we are dissipating the happiness. And the happiness is not the destiny, it's not the goal. It's the way of living, it's the journey. And that's how it brings you. Once you are happy, you are having all your endorphin, your cytokines. You are already young. Happy people doesn't having any oxidative stress, and then they don't die with the stroke or the cardiac arrest. बहुत बढ़िया सर। तो सर स्लीप, हाइड्रेशन और ग्रैटिट्यूड जैसे बेसिक लॉन्जेटिविटी साइंस के साथ कैसे इंटीग्रेट होते हैं? These all are already integrated. It's an integral part of the life. It's already integral part of the life. तो सर अगर आपको इंडिया की हेल्थ केयर फ्यूचर को एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो, तो कैसे करेंगे? देखिए, currently we are doing the sick care. हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? क्योंकि हेल्थ केयर का मतलब हम हेल्दी लोगों को ट्रीट करें. That means we should shift towards the preventive management, preventive healthcare with integration of technology, artificial intelligence, and definitely the regenerative technologies will change the paradigm healthcare. सर आपने एक बुक भी लिखी है, बायो रीबूट। Yes, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? 28th we are launching this book called Bio Reboot. So इसका टैगलाइन ही हमने दिया है हाउ टू हैक योर एज. अच्छा, So there is a 26 hacks. अच्छा तो कुछ हैक बता दो ताकि एज मेरी भी अच्छी हो जाए। 4-5 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया. दूसरी चीज है, मैंने उसमें सबसे मजेदार चीज की है जो कि गट को ठीक रखें. Gut have the second brain. One brain having the billions of the neurons, and second have the trillions of the signaling molecules which are giving the signal to your brains. So if your gut are upset, if you feel bloated, if you are having gastritis, if you have not eaten well, you will feel जो कि अरे यार आज तो ठीक नहीं लग रहा है. And then your brain is realizing जरूर कुछ ठीक नहीं लग रहा है. You are always upset. So primary thing, eating pattern. लाइक जैसे आजकल फैशन हो गया कीटो डाइट, पैलियो डाइट. अरे इंडियन डाइट आर द बेस्ट डाइट. जो हम दाल चावल या सांबर डोसा खाते हैं, दिस ऑल आर सी. सो आई वी ऑलवेज से ऑप्टिमाइज योर फूड. बेस्ट डाइट भी बता देना आप सर। सो बेस्ट डाइट कौन सी होती है? जो हम शुरू से देखिए, होता क्या है ना, हम जेनेटिक्स 20% कंट्रीब्यूट करता है, एपिजेनेटिक्स 80% कंट्रीब्यूट करता है, 80% कंट्रीब्यूट करता है. तो स्टोकेस्टिक फैक्टर जितने भी हैं वो एपिजेनेटिक्स है. एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है व्हाटएवर दिस एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरनमेंट, पेस्ट, पेस्टिसाइड, सिगरेट, इट्स अल्कोहल, these all affecting your body, your lifestyle affecting your body, which are bringing the changes in the signaling of your DNA RNA. जिसको स्विचिंग ऑफ द जीन, स्विचिंग ऑफ द, बिकॉज इतना टेक्निकल मैं नहीं बात करूंगा. तो स्विचिंग ऑफ, स्विचिंग ऑन ऑफ द जीन अफेक्ट करता है. तो इसमें क्या होता है, फूड का बहुत बड़ा रोल होता है. राइट। कुछ ऐसे फूड हैं जैसे फाइबर हो गया, फाइबर आपको ऑलवेज बैलेंस रखता है. हाइड्रेशन आपको ऑलवेज बैलेंस रखता है. आपको बैलेंस लाइक आजकल जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिसमें कि विटामिन सी एनरिच्ड डाइट हो. हमारे इंडियन फूड जितने भी हैं, स्पिनच ऐड करो, एवोकाडो ऐड करो, ये सब जितने भी हैं, दिस ऑल आर मेरा मोरिंगा है. इतना तो आजकल मोरिंगा फैशन हो गया है. ये सब सारी चीज़ें, कुरकुमीन करके हल्दी का पाउडर आने लगा. सो लाइक, और अमिया हल्दी का सलाद हमारे यहाँ कितना कॉमन होता है. So these all things we are living our roots. We should incorporate the food in our roots. This is one of the biggest app on this planet. अच्छा आपके पास ब्रेन बूस्टर का भी कोई प्रोडक्ट है क्या कि ब्रेन को बूस्ट कर दे और सब कुछ ये भी है? अभी हम लोग मेरे कलीग हैं, एक लैब एंड ऑन्को सर्जन है डॉक्टर अर्पित बंसल, एंड एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ ज्योत्सना जसपाल जी. तो हम तीनों ने मिलकर एक फर्म शुरू की है, उसका नाम है एज कंट्रोल, ACTRL. तो उसमें हम लोगों ने 4 अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स लेके आ रहे हैं. एक तो PCOS रिलेटेड या इंसुलिन या फर्टिलिटी वेलनेस के लिए हमने एक बनाया है. पेरीमेनोपॉज इज द बिग चैलेंज. एजिंग में पेरीमेनोपॉज, किसी को मेनोपॉज 13 में हो गए या रूटीन भी देखें 45-50 में, इसमें भी हार्मोनल सिम्टम्स के बैलेंस के
हमने एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, दूसरा सेलुलर एंटी एजिंग टेलोमेयर एक्टिवेटर्स टेलोमेयर बैलेंस के लिए, एंड उसके बाद जो है हमने जो आपने कहा ब्रेन कॉग्निशन न्यूरो कॉग्निशन अल्जाइमर पार्किंसन फॉरगेटनेस दीज ऑल आर अ बिगेस्ट चैलेंज एंड द कॉग्निशन आजकल के बच्चों में देखें, हम उस एज ग्रुप को भी छोड़े बच्चों में देखें, मोबाइल ब्रॉड्स ADHD। आजकल बच्चों को मोबाइल बेस्ड ऑटिज्म ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रल डिजॉर्डर्स होने लगे हैं। आप किसी बच्चे से देखो 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल छीन के देखो, वो आधे घंटे नहीं रह सकते। उनकी कॉग्निशन इतनी पुअर हो गई है, इस जनरेशन में इमोशनल कोशेंट इतना लैक कर रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट न्यूरो कॉग्निटिव शुड बी फोकस्ड एंड दिस ब्रेन बूस्टर विल बी समहाउ अ ग्रेट रिवॉल्यूशन। वाह! तो सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कोई वास्तव में अपनी एज रोक सकता है? देखिए, आई ऑलवेज से जो कि aging is irreversible process in this planet, but living without diabetes, living without hypertension, living without cancer, living without insulin resistance, this is what the real goal of how to hack your age. एंटी एजिंग का मतलब कभी ये नहीं होता जो कि हम 80 को 20 कर लेंगे, बट हम 80 में भी 20 जैसा दिख सकते हैं। हाँ। एक वीडियो वायरल हो रहा था ना एक लेडी का यूएस की, वो बोल रही थी वो 80 ईयर की, पर बता रही थी कि मैं 35 ऐसा कुछ है। तो दैट्स हाउ दिस इज द आइडियल गोल, जो कि आपका सेलुलर हेल्थ जो है, जिस जो लंग की कैपेसिटी आपके 30 साल में है, उसी लंग की कैपेसिटी, वही फैटी लिवर नहीं होना चाहिए लाइफ में आपको। तो जो लिवर आज हमारा 30-40 साल में होता है, 20 साल में होता है, वही 70 साल में हो। तो दिस इज द आइडियल गोल ऑफ दैट। वाह! सो एज़ अ साइंटिस्ट, एज़ अ एंटरप्रेन्योर कैसा लग रहा है सर वो? Every step is the challenging step, and every morning is the new morning to learn and to implement in the practice. So this is what I believe. Like, there is a circle, there is a discipline. Have you ever seen sun is coming from the west? No. It's a discipline. So discipline and pursuance is the key goal of the life. And this is how it's a rhythm of the life, harmony of the life, and the peace of the mind. आपका भी यूट्यूब चैनल है सर, आपके व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप इस Well, पॉडकास्ट it का? happened just recently. I started 2 months back. I have started the YouTube channel. I was never been on the social media so aggressive. So, as hacker, the idea behind to share my knowledge to everyone. So that's how this podcast. Hope a single percent will contribute to their health or the life. It will be my success. थैंक यू Thank सो मच सर। Thank you so much.